a jolt and then you'll die. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our physics viewer channel. So, hope so you all students are doing well. So, in the last lecture हमने क्या पढ़ा था? इंटेंसिटी रूल पढ़ा था डबलेट स्ट्रक्चर का। उसमें हमने देखा था कि जितनी लाइन ट्रांजिशन पॉसिबल होती हैं उसकी इंटेंसिटीज कैसे कैसे होती है। हमने सारी 2-3 एग्जांपल लेकर हमने उनके ट्रांजिशन भी देखा था, उसकी इंटेंसिटी को भी मेजर किया था। एक एग्जांपल मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया था डबलेट जी का डबलेट एफ के बीच में। तो इंशाल्लाह आपने वो मतलब उम्मीद होगी मुझे कि आपने वो किया होगा। तो आज हम बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक होगा, मैं अभी लाइन ब्रॉडनिंग फिनोमिना नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक था एटॉमिक फिजिक्स का लाइन ब्रॉडनिंग फिनोमिना, जिसमें बेसिकली हमें 3 ब्रॉडनिंग पढ़नी थी, वो अभी मैं छोड़ रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले लेजर फिजिक्स पढ़ लें, देन हम उस पर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज मतलब जो एग्जाम्पल मैं लेकर समझाऊंगा उसको आप जब लेजर फिजिक्स पढ़कर पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं इसलिए अभी उसको होल्ड कर रहा हूँ। मैं लेजर फिजिक्स के बाद उस एग्जाम्पल को लूंगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लेजर फिजिक्स के बाद देखेंगे। आज जो मैं कह रहा था कि बोनस लेक्चर में लेना चाह रहा हूँ, ये लेक्चर जो है इसमें सिलेबस से बाहर की बातें होंगी आपकी, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के सिलेबस की बातें नहीं होंगी। क्योंकि आप मैंने बताया था कि 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो चीज आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं की गई है। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर आप जब किसी भी एंट्रेंस में जाएंगे या इंटरव्यू में बैठेंगे तो ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। सो आज हम बात करेंगे एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग के बारे में, जेमन इफेक्ट के एंड हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं एलएस कपलिंग। व्हाट इज एलएस कपलिंग? ठीक, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था वो हाइड्रोजन एटम पे किया था, है ना। और हाइड्रोजन एटम है क्या? 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। हाइड्रोजन में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सो जो भी हमारा डिस्कशन था अभी तक का एटॉमिक फिजिक्स का, इट वाज ऑल अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम कंसीडर करें कि 2 इलेक्ट्रॉन को ले लें, हम ले लें एग्जांपल हीलियम एटम का, ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने ये चीज देखा था कि हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन के पास हमारा एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, एक स्पिन और एंगुलर मोमेंटम होता है ना। उनके इंटरेक्शन से स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता है, जिसमें हमने स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिट्स, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखा था ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्पिन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड या। सो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, अगर फॉर एग्जांपल हीलियम का जो मैंने कहा, कंसीडर करिए कि हीलियम का एटम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी अपना एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। जब हम देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन का ही स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनके भी तो मतलब एक तो अपना इंटरेक्शन होगा ही, बट इंटर इलेक्ट्रॉन भी तो इंटरेक्शन होगा। इंट्रा इलेक्ट्रॉन तो इंटरेक्शन होगा, बट इंटर इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर इंटरेक्शन देखा जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्म करेंगे, मतलब वो कैसे फॉर्म होगा, इनके इंटरेक्शन कैसे होंगे, इसी को कहते हैं एलएस कपलिंग, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो मैं ये बता दूं कि ये जो भी डिस्कशन होगा, अब हम शिफ्ट हो गए 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे। अभी तक जो हमने पढ़ा था इस पॉइंट तक वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का डिस्कशन था। ये डिस्कशन हमारा 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। So what is LS coupling? LS coupling is a coupling in which the L1 of one electron interact with the L2 of other electron to form total lab capital L। ये तो होगी एक न्यूमेरिकल बात। अगर हम फिजिक्स के टर्म में इसको डिफाइन करें तो LS coupling is a coupling in which the orbital angular momentum of one electron interact with the total orbital angular momentum of the second electron to form the total angular orbital quantum number, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, L1 interact with L2 to form कैपिटल है। अब ये जो मैंने ये साइन मैंने लिखा है, ये मैंने बताया था आपको कि ये साइन क्या डिनोट करती है कि ये इंटरेक्शन जो होगा, अब जब ये न्यूमेरिकली इसको लिखेंगे तो ये ऐड भी होगा सब्ट्रैक्ट भी होगा एक साथ, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2, ठीक है। ये जो प्लस साइन ऊपर हमने सर्कल बनाया है, ये इस चीज को शो करता है कि ये इंटरेक्शन जो होगा उसमें प्लस माइनस दोनों होगा। सिमिलरली S1 इंटरेक्ट विथ S2 टू फॉर्म टोटल S, ठीक है। इसका भी यही मतलब है कि S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 होगा, ठीक। तो अब ये जो फॉर्म हुआ है L एंड S, these L and S interact with each other to form J। It is all about
एलएस कपलिंग। अब यहाँ पर ये जो वेक्टर डायग्राम मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि वेक्टर प्लॉट द वेक्टर डायग्राम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो इसको अब आप समझिए, देखिए ये हो गया हमारा L1 of one electron and L2 of other electron. When these two interact with each other to form total orbital angular momentum, that is L quantum number. So S1 of one electron interact with the S2 of other electron to form total S, that is the total spin angular momentum quantum number. When these both like S and L, that is total spin angular momentum quantum number and total orbital angular momentum quantum number, interact with each other to form J, और J क्या होता है हमारा? J होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सो इसी इंटरेक्शन को हम एलएस कपलिंग कहते हैं। ये चीज आप देखें, एल जो कैपिटल एल बनेगा और कैपिटल एस बनेगा, इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा कैपिटल जे फॉर्म होता है। सो इसमें एलएस कपलिंग में पूरा यही था हमारा कि L1 एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट करेगा L2 दूसरे इलेक्ट्रॉन और कैपिटल एल फॉर्म करेगा, S1 एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्ट करेगा S2 के दूसरे इलेक्ट्रॉन से और कैपिटल एस फॉर्म करेगा, और फिर ये L और S इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से और कैपिटल जे फॉर्म करेंगे। तो इस तरह की कपलिंग को हम कह सकते हैं एलएस कपलिंग। और फिर इसके बाद आता है हमारा, अब मैं एक बात आपको बता दूं, जो एलएस कपलिंग होता है ये जनरली इट इज फाउंड जनरली इन लोअर एटम हम कह सकते हैं, या जैसे अप टू 20 कह दे या 30 कह दे, इन लोअर एटम कह सकते हैं, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है अप टू 20 या 30 जो एटम होते हैं उनके अंदर एलएस कपलिंग ही नहीं देखा जाता है। अप टू 20 या 30 ले लें तो एटॉमिक नंबर Z, तो जो 20 या 30 तक के जो एटम होते हैं ना उनके अंदर हम एलएस कपलिंग देखते हैं। और जो हैवियर एटम होते हैं उसके बाद की जितनी पीरियोडिक टेबल में जितने हैवियर एटम उनमें जनरली हम जेजे कपलिंग देखते हैं। सो जेजे कपलिंग क्या होता है, ये चीज आपको समझ में, एलएस कपलिंग समझ में आया आपको? एलएस कपलिंग क्या होता है, और ये वेक्टर मॉडल है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि अक्सर ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि वेक्टर मॉडल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये हो गया जेजे कपलिंग में। हम इसी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जेजे कपलिंग में क्या होता है, इसको भी चेंज कर रहे हैं। सिर्फ दो तरह की कपलिंग हमें देखनी थी, एलएस कपलिंग एंड जेजे कपलिंग। ठीक है, जेजे कपलिंग में क्या होता है, जेजे कपलिंग में है कि S1 of one atom interact with the L1 of other atom to form J1, and S2 of one atom interact with the L2 of other atom to form J2, and then these J1 and J2 interact with each other to form capital J। ठीक है, S1 of one atom interact with L1 of other atom to form J1, ठीक, and S2 of one atom interact with L2 of other atom to form J2, and then these J1 and J2 interact with each other to form capital J। ठीक है, ये हो गया हमारा जेजे कपलिंग। इसे भी हम एडिट कर दे रहे हैं, J1 एंड J2। ठीक है, सो इट इज ऑल अबाउट जेजे कपलिंग। सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमने एलएस कपलिंग में देखा था। जेजे में क्या होगा, S1 इंटरेक्ट विद L1 टू फॉर्म J1, S2 interact with L2 to form J2, and then this J1, बल्कि हम ये जो J1 and J2 है इसको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, and then this J1 and J2 interact with each other to form capital J, that is total angular momentum quantum number। सो वेक्टर मॉडल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन जेजे कपलिंग। इससे पहले हमने देखा वेक्टर मॉडल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन एलएस कपलिंग, और ये हो गया एक हम जनरल कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन जिसमें J1 J2 इंटरेक्ट करके कैपिटल J फॉर्म करता है। और ये हमारा एक समझने के लिए जो मैंने बताया आपको कि S1 इंटरेक्ट करके L1 से J1 बनाता है, S2 इंटरेक्ट करता है L2 से जिससे J2 फॉर्म होता है, एंड देन J1 एंड J2 इंटरेक्ट टू फॉर्म टोटल J, which is nothing but the total angular momentum क्वांटम नंबर। सो इट इज ऑल अबाउट जेजे कपलिंग। एंड मैंने बताया था जो जेजे कपलिंग होता है वो हायर इलेक्ट्रॉन में देखा जाता है, जो कि मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर के होते हैं, हैवी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैवी एटम में, सॉरी हैवी एटम इलेक्ट्रॉन नहीं, हैवी एटम में ये देखा जाता है हमारा
जे जे कपलिंग, और मतलब जो लोअर एटम होते हैं उनमें हमारा एलएस कपलिंग होता है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब उसमें नहीं है, आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जबकि ये चीज बहुत डिटेल में थी। जब हमने ये चीज पढ़ा था तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर हीलियम एटम का ही ले रहे हैं, क्योंकि हमने डिस्कशन वहीं से शुरू किया था, तो हीलियम का ले रहे हैं हम। ये जो मॉडल मैंने बनाया था आपका 2 इलेक्ट्रॉन का बाहर दिखा रहे हैं, ठीक है। सो जब हमने हीलियम का लिया He2 का, तो आप जानते हैं यहाँ पर ये कौन सी है, n=1 शेल में है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन n=1, दैट इज 1s2, ठीक है। इसका एसपीडीएफ फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो s2 में ही आ जाएंगे, तो n2 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि आपने देखा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों 1s2 शेल में आ गए आपके। तो अब इसकी जो L1 वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया, इसकी L1 वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल में ही L1 0 हो गई, इसका L1 0 के अक्रॉस तो S होता है, और इसकी S क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पिन तो हाफ ही होगी। देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, L1 वैल्यू L2 वैल्यू कह सकते हैं हम इसकी S1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, L वैल्यू 0 ही होगी, और S वैल्यू जो होगी वो हाफ होगी। ये चीज समझ में आई आपको। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। L1 of this electron is 0, S1 of this electron is half, L2 of this electron is 0 and S2 of this electron is half, ठीक है। क्योंकि ये है आपकी फर्स्ट शेल में, तो यहाँ से S को हम L=0 के लिए क्या होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है या शेल होता है, वो S होता है, ठीक। अब जो हमारा कहता है एलएस कपलिंग, क्या कहता है हमारा, अब ये है लोअर इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसमें कौन सी कपलिंग होगी, एलएस कपलिंग होगी। तो एलएस कपलिंग क्या कहता है कि L1 इंटरेक्ट विथ L2 टू फॉर्म टोटल L। सो 0 + 0, 0 - 0 कितना होगा, 0 होगा। एंड S1 इंटरेक्ट विथ S2 टू फॉर्म टोटल S, दैट इज टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। और अब देखिए S1 + S2 क्या होगा आपका, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, एंड S1 - S2 दैट इज हाफ - 1 हाफ 0 हो जाएगा। तो ये हम दिखा दें S1 + S2 से होगा ये, और ये S1 - S2 होगा, ठीक है। तो आपको कैपिटल L की वैल्यू आ गई 0, और कैपिटल S की वैल्यू हमारी 1 और 0 आ गई, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, अब पहले हम डिस्कस कर ले रहे हैं मल्टीप्लिसिटी के बारे में। मल्टीप्लिसिटी मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s + 1 होती है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको मैंने बताया था। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, s = 1 के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 × 1 + 1 = 3, एंड फॉर s = 0 मल्टीप्लिसिटी आपकी क्या हो जाएगी, m = 2 × 0 + 1 = 1। इसका मतलब ये कौन सा स्टेट बनाएगा, ट्रिपलेट, और ये सिंगलेट। अभी तक जो हमने देखा था वो सिर्फ डबलेट स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया था, है ना। अब यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, दो आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक ट्रिपलेट स्ट्रक्चर, एक सिंगलेट स्ट्रक्चर। अब हमारे पास क्या क्या चीज आ गई, हमारे पास L वैल्यू हमें पता है, S वैल्यू पता है, और हमारे पास M पता है। हमें क्या चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया था आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म क्या होता है, टर्म क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी, L वैल्यू एंड J वैल्यू। यही तो बताया था मैंने, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म कैसे लिखते हैं, मल्टीप्लिसिटी होती है, L वैल्यू होती है, और ये हमारी J वैल्यू होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर J ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास M वैल्यू मल्टीप्लिसिटी आ गई, L वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, यहाँ पर L हमारा आ गया, हमें J वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम निकाल ले रहे हैं J। तो J क्या होता है हमारा, J होता है L + S और L - S, जो मैंने बताया था इससे पहले। तो 0 + 1 क्या होगा, 0 - 1 होगा, तो 1 ही हो जाएगा वो। तो अगर हम ये करें L + 0 + 1 0 - 1, तो ये तो 1 हो गया, एक हो जाएगा जब L + S होगा, और एक J वैल्यू होगी हमारी जब L - S होगा, तो क्या होगा 0
माइनस जीरो इसके साथ हो गया, और फिर हम सेकंड एस के साथ ले रहे हैं, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो प्लस जीरो, जीरो। तो एल की जे की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जे की 2 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल टर्म है, जब मल्टीप्लिसिटी, अब हम टर्म यहां पर लिख ले रहे हैं पॉसिबल टर्म, व्हेन फर्स्ट है व्हेन एल इज इक्वल टू 0, तो ये कौन से टर्म के अक्रॉस होगा, जब एल वैल्यू 0 होती है तो कौन सा शेल होती है, एस शेल होती है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा टर्म जो होगा, इसमें तो हमारी एल वैल्यू पता चल गई, ये हो गई एस, ठीक है। क्योंकि एल 0 है तो ये होगा एस। मल्टीप्लिसिटी हम ले रहे हैं 3, ठीक है, पहले हम 3 ले रहे हैं। तो व्हेन एल इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिसिटी हमने यहाँ पर एस क्या लिया है 1, ठीक है, एस इज इक्वल टू 1, तो हमारी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी, एम इक्वल टू 3, ठीक है। जब हमने s को 1 लिया था मल्टीप्लिसिटी आई थी हमारी 3, और j वैल्यू कितनी आई है, जब हमने s को 1 लिया है तो j वैल्यू हमारी आई है 1, ठीक है, j वैल्यू आई है हमारी 1। सो अब आपको क्या क्या चीज पता है, मल्टीप्लिसिटी पता चल गई, दैट इज 3, l वैल्यू से s हो गया, और j वैल्यू हमारी है 1, मतलब ये स्ट्रक्चर कौन सा बना, ट्रिपलेट S1, ठीक है। एक और टर्म हमारा बनेगा व्हेन वी कंसीडर, सेकंड ले लें हम, एल वैल्यू तो हमारी 0 ही है, एल वैल्यू 0 है तो ये एक टर्म हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्म में कौन सा शेल आएगा, एस ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। सो एल हमारा 0 हो गया, एस हमारा 0, ठीक है, एल 0 एस 0, एस जब हमने 0 लिया था तो मल्टीप्लिसिटी हमारी कितनी आई थी, 1 आई थी, और मल्टीप्लिसिटी हमारी आ गई 1, ठीक है। तो जे वैल्यू हमारी कितनी थी, जब हमने एस को 0 लिया था तो जे वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0, तो जे वैल्यू हमारी है 0। तो अब टर्म हमारे क्या होंगे, एल हो गया, एस हो गया, एल 0 इज करेस्पॉन्ड टू एस, एम मल्टीप्लिसिटी हमारी हो गई 1, एंड जे वैल्यू हो गई हमारी 0। हेंस हमें बेसिकली कितने टर्म मिले, हमें 2 टर्म मिले, स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म मिले, एक टर्म मिला हमें ट्रिपलेट S1 एंड सेकेंड टर्म मिला सिंगलेट S0। अब जो हमारा डिस्कशन है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेवल है जो हमारा है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्ड है, तो अब उसमें हमने क्या देखा कि इस एक लेवल में हमें बेसिकली दो डिफरेंट लेवल मिल रहा है ना, एक ट्रिपलेट S1 मिल रहा है, एक सिंगलेट S0 मिल रहा है। सो अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि अगर मैं आपको कहूं कि इस हीलियम एटम का ग्राउंड स्टेट कौन सा लेवल होगा, ग्राउंड लेवल कौन सा होगा इन दोनों में से, तो आप क्या कहेंगे, जो कि पहले हमें n इक्वल टू 1 बोहर के अकॉर्डिंग n इक्वल टू 1 सिर्फ एक लेवल है। अब हमें यहां पर क्या दिखा है, n इक्वल टू 1 ना होकर एक हमें ट्रिपलेट S1 दिखा है, एक सिंगलेट S0 दिखा है। तो इन दोनों में से कौन सा लेवल हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल होगा हीलियम का, ये आप कैसे बताएंगे। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये तो n इक्वल टू 1 के लिए एक ही लेवल हमारी थी, लेकिन हमने ये चीज एलिस कपलिंग जब देखा, हमने एलिस कपलिंग से ये चीज हमें पता चली कि ये एक न होकर के 2 लेवल होंगे, एक ट्रिपलेट होगा, एक सिंगलेट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एक ट्रिपलेट टर्म एक ट्रिपलेट के फॉर्म में होगा, एक सिंगलेट के फॉर्म में होगा। सो इसमें से ग्राउंड लेवल कौन सा होगा। अब यहां पर आता है एक रूल, इसको मैं इरेज कर दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर से लिखिए, जो मैंने स्टेप फॉलो किया है ना उस स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। सो मैं इसको इरेज करके वो बताकर फिर इस एग्जांपल को खत्म करता हूं। इसको आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की केमिस्ट्री में, आपने ये रूल पढ़ा होगा, पॉली प्रिंसिपल पढ़ा है ना, पॉली प्रिंसिपल। ओके, पॉली प्रिंसिपल क्या कहती है, पॉली प्रिंसिपल कहती है नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कैन, सो पॉली प्रिंसिपल क्या कहती है, पॉली प्रिंसिपल कहती है एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सिस्टम कैन नॉट एग्जिस्ट विथ ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम। ठीक है, ज्यादा इंग्लिश हो गई, इस लेवल पे तो क्लियर हो गया। ये कह रहा है पॉली प्रिंसिपल क्या कहती है कि एक कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में सारे क्वांटम नंबर उसके सेम हो, दैट इज L1 इक्वल टू L2, S1 इक्वल टू S2, और इस तरह के अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो उसके जितने भी मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब L1 इक्वल टू L2 नहीं, जितने क्वांटम नंबर उसके हैं वो क्वांटम नंबर सेम हो। तो ऐसा अगर कोई इलेक्ट्रॉन हो जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो
तो ऐसा इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी भी सिस्टम में। तो पॉली प्रिंसिपल यही कहती है कि इलेक्ट्रॉन हैविंग सेम क्वांटम नंबर विल नॉट बी एग्जिस्ट इन एनी सिस्टम। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि जो ट्रिपलेट S1 है ना, L1 कितना है इसका 0, L2 क्या है 0, S1 यहां पर क्या है, ट्रिपलेट के लिए S1 हमारा क्या था हाफ। ट्रिपलेट स्ट्रक्चर कब बना था, S1 था हमारा हाफ इस इलेक्ट्रॉन का, और S2 क्या था हाफ, है ना। तो हमारा और n क्या था, n इक्वल टू भी 1 था, एंड लाइक अगर हम n1 n2 कहें, n2 कहें दूसरी शेल को मत कंसीडर करिएगा, बस ये मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए भी n वैल्यू 1 ही थी। और m क्या हो जाएगा, m क्या होता है -L2 + L होता है, तो 0 0 है, तो m भी 0, m1 0 हो गया, m2 0 हो गया, है ना। जब ये ऐड हुआ था S1 हमने हाफ लिया था, S2 हाफ लिया था, तो हमारा ट्रिपलेट S1 आया था, है ना। तो इसका मतलब है कि ट्रिपलेट S1 में हम देख रहे हैं कि L1 N1 N2 0 इक्वल है, L1 L2 इक्वल है, S1 S2 इक्वल है, M1 M2 इक्वल है। सो दिस विल नॉट obey Pauli principle, hence this rule this level will not be considered as a ग्राउंड लेवल, क्योंकि ये पॉली प्रिंसिपल को वायलेट करता है। और हम जब सिंगलेट S0 की बात करेंगे तो वहां पर जो S लिया था हमने प्लस और माइनस लिया था ना, S1 को पॉजिटिव लिया था, इसको नेगेटिव लिया था, और इन दोनों को ऐड करने पे हमारा S0 आया था, जिसकी वजह से हमारी मल्टीप्लिसिटी, S को 0 लिया था देखिए हमने यहाँ पर, तो मल्टीप्लिसिटी हमारी 1 आई थी। सो यहाँ पर क्या हुआ था कि ये दो डिफरेंट हो गए थे, तो अब ये डिफरेंट हुए तो ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इस लेवल में क्या हमने देखा था कि S को हमने हाफ लिया था, S2 को भी हाफ लिया था, तो इसको ऐड करने पे हमारा 1 हो गया था, 1 हुआ था तो हमारी मल्टीप्लिसिटी 3 आई थी, ठीक है। सो ये कहता है पॉली प्रिंसिपल कि एन इलेक्ट्रॉन विद ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम विल नॉट एग्जिस्ट इन ए सिस्टम। और ये चीज हमने देखा कि ये जो स्टेट होता है इसमें ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम होते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये वायलेट करता है पॉली प्रिंसिपल को, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और हमारा जो ग्राउंड स्टेट होगा वो हमारा होगा सिंगलेट S0। इट इज ऑल अबाउट एलिस कपलिंग, ठीक है। जेजे कपलिंग होता है, मैंने बताया वो हायर इलेक्ट्रॉन में होता है, यूरेनियम को ले लीजिए 92 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, या जिसमें जितने भी हायर एटम में जाएंगे तो उसमें जो हमारा जेजे कपलिंग होता है। क्योंकि ये अब मैंने बताया था कि ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा, ये हमने स्ट्रक्चर देखा है S। अच्छा एक और मैं डिस्कशन कर लूं आपको, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विथ n and L value same is known as equivalent electron. Those electron which have same n and L value, n is principal quantum number, L is orbital angular momentum quantum number. So those electron which have same n and L value will consider as a equivalent electron. So these electron are the equivalent electron. जिसमें देखिए N1 N2 1 1 है, L2 L1 L2 0 0 है। सो n वैल्यू सेम हो, L वैल्यू सेम हो, तो those electron which have same n value and L value will consider as a equivalent electron, and those electron which does not have same L or n value will consider as a non equivalent electron. So equivalent electron and non equivalent electron ये टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज जब हम थे तो हमारे सिलेबस में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो मैंने एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा, S हाफ का, जो कि इक्विवेलेंट होता है टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अब हम इसके बाद देखते हैं, अगर आपका सिलेबस CBCS वाले सिस्टम से देखते हैं तो उसमें हमने फिर इसके बाद SP स्ट्रक्चर देखा था, फिर SD स्ट्रक्चर देखा था, फिर PD स्ट्रक्चर देखा था, और फिर हमने वहां डिस्कशन किया था 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। तो 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में SPD स्ट्रक्चर भी हमने देखा था। यहाँ पर हमने S2 देखा, इसके बाद हम P2 भी देख सकते हैं, D2 भी देख सकते हैं, F2 भी देख सकते हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आपका गुड लक हो कि आपके सिलेबस में ये सारी चीजें है ही नहीं, जबकि अगर मैं ये सब पढ़ाना शुरू करूं तो कम से कम 2 से 3 लेक्चर लगेगा सारे स्ट्रक्चर। सिर्फ आप देख रहे हैं S2 को समझाने के लिए कितना लंबा ये हमें करना पड़ा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। तो अब सारे को फॉलो करने के लिए आप, जबकि हम देखते हैं PD D2 P2 D2 ये जो है ये अलग तरीके से होता है, जिसको ब्राइट स्कीम कहते हैं। ब्राइट स्कीम के थ्रू हम इस स्ट्रक्चर को मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं ब्राइट स्कीम की हेल्प से। सो दीज आर दी नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, दीज आर दी इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, सो लकली आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। हीलियम का मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एलिस कपलिंग क्या होती है, जेजे कपलिंग क्या होती है, और ये होती कैसे है। सो होप सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैंने कोशिश किया था इसको इजी वे में बताने के लिए, जबकि आप बुक में जाओगे तो बुक में आपको बहुत ही
मतलब ऐसे वर्ड में वर्डिंग उसकी आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। जो मैंने बुक रिफर किया था आपको जेई वाइट एच ई वाइट की सॉरी एच ई वाइट की बुक में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हैं, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हुई। तो मैंने यहाँ पर बहुत ईजी करके आपको बताने की कोशिश की थी, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरी टॉपिक हमारी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं जीमन इफेक्ट। सो जीमन इफेक्ट इट वाज ऑब्जर्व इन 1896 बाय अ डच साइंटिस्ट। सो ये जो इफेक्ट था वो 1896 में ऑब्जर्व किया गया था। जीमन इफेक्ट होता क्या है? जीमन इफेक्ट कहता है कि जब हम किसी भी एटम को हम या इलेक्ट्रॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो वो अपनी स्पेक्ट्रल लाइन को मॉडिफाई करता है। अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के टर्म में बात करें तो देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी स्प्लिटिंग को हम कहते हैं या उसी मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं जीमन इफेक्ट। इट इज बेसिकली ड्यू टू द इंटरैक्शन ऑफ दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एटम में, उनके पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उनका और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके इंटरैक्शन की वजह से देयर इज अ स्प्लिटिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। दोज स्प्लिटिंग और दोज मॉडिफिकेशन ऑफ दैट स्पेक्ट्रल लाइन इज नोन एज जीमन इफेक्ट। It was observed in 1896. अगर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। Zeeman effect is the effect in which we observe the splitting or the modification of spectral line of electron when it is placed under the influence of magnetic field, and these splittings occur due to the interaction of that external magnetic field and the magnetic movement of those electrons. So ये हमारा हो गया Zeeman effect. It is basically of two type. ये दो तरह के, बहुत डिटेल में हम नहीं जा रहे। ये मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि मुझे इसी के बेस पे आपको सोडियम की स्प्लिटिंग बतानी है, D1 D2, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मैं बताऊंगा। चूंकि ये चीज सिलेबस में नहीं थी आपको, लेकिन मुझे वो चीज आपको बतानी थी कि सोडियम D1 एंड D2 लाइन की स्प्लिटिंग, ये हर जगह आपको इसके पर आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा और ये चीज आपको हमेशा इंटरव्यू में पूछी जाएगी कि सोडियम D1 D2 की स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कंसिडर किया था। सो इसकी डेफिनेशन आपने लिख लिया उस तरीके से। इट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। पहला होता है नॉर्मल जीमन इफेक्ट, नॉर्मल जीमन इफेक्ट। सेकंड होता है एनामुलस जीमन इफेक्ट। तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट क्या होता है, एनोमलस जीमन इफेक्ट क्या होता है? नॉर्मल जीमन इफेक्ट वो जीमन इफेक्ट होता है जिसमें लाइन 1 और 2, मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन 1 और 2 सब लेवल में स्प्लिट हो जाए, सब स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाए। और एनोमलस स्पेक्ट्रल लाइन, एनोमलस जीमन इफेक्ट वो होता है जिसमें कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन मोर देन 2 और मोर देन 3 और मोर देन 4 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो, उन्हें एनोमलस जीमन इफेक्ट कहते हैं। अब जो एक चीज मुझे बतानी है आपको, अब जो मुझे बतानी है आपको इसमें है क्या, mg जो प्रोजेक्शन होता है मैग्नेटिक, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट का उसके ऊपर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अगर मैं ले लूं, मुझे फिगर बनाना ही पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये हो गया आपका, लेट से ये हो गया आपका L, ये हो गया आपका S स्टार, और ये हो गया आपका J, जो कि फॉर्मेशन होता है इन दोनों के इंटरेक्शन से। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ना J का मैग्नेटिक फील्ड पे, सो mj इज वेरी फ्रॉम -j टू +j। बस आपको ये चीज इतना याद रखना है, mj वैल्यू जो होगी वो वेरी करेगी -j से +j तक, ठीक है। बस आपको ये मेन चीज याद रखनी है जीमन इफेक्ट में कि जो mj वैल्यू होती है वो -j से +j वेरी करती है। वैसे होता है 2j + 1, अगर मैं कहूँ कि कितने स्टेट बनेंगे तो 2j + 1 स्टेट बनेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें j वैल्यू जो होगी वो -j से +j वेरी करेगी। स्टेट कितने बनेंगे, तो स्टेट बनेंगे 2j + 1 स्टेट बनेंगे। अब हम आ जाते हैं स्प्लिटिंग पे। जो मेन मुझे टॉपिक डिस्कस करना था वो ये डिस्कस करना था, स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम लाइन, सोडियम D1 एंड D2 लाइन। सो इससे पहले मैंने क्या बताया था, सोडियम में क्या होता है, डबलेट S हाफ, डबलेट P हाफ एंड डबलेट P 3/2। ये हमारे पास प्री नॉलेज है, हम जानते हैं कि इसमें 2 ट्रांजिशन होंगे, एक होगा 5890, एक होगा 5896 और एंगस्ट्रॉम का, और ओवरऑल हमें ये 5893, मतलब एन एवरेज हमें 5893 एंगस्ट्रॉम की लाइन मिलती है। सो इसे ही हम अब यहाँ पर स्प्लिटिंग देखते हैं। देखिए जो हमारा डबलेट S हाफ था, प्री नॉलेज के बेस पे मैंने क्या बताया कि इसमें जो J वैल्यू आपकी वेरी करेगी -j से +j,
अब इस स्प्लिटिंग को आप बहुत गौर से देखिएगा। तो m इज इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस हाफ, ये हो गया m इज इक्वल टू प्लस हाफ, हुआ ना। मैंने क्या बताया, जे वैल्यू कहां से, माइनस जे से प्लस जे, तो हाफ है, एक माइनस हाफ एक प्लस हाफ में स्प्लिट हो गई। उसके बाद जो डबलेट डबलेट पी स्ट्रक्चर हमारा था, डबलेट पी हाफ। सो अच्छा, आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्प्लिटिंग मैंने कैसे बता दिया कि टू स्टेट में होगी। टू स्टेट में इसलिए होगी कि अगर हमने हाफ जे की वैल्यू यहाँ पर हाफ है, जे वैल्यू हमने यहाँ हाफ रख दी, तो हमारी एम जे कितनी हो जाएगी, 2। इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग होगी वो टू स्टेट में होगी। तो डबलेट पी हाफ जो होगी वो भी टू स्टेट में हो जाएगी। एम इज इक्वल टू माइनस या एम इक्वल टू माइनस हाफ, एम इक्वल टू प्लस हाफ, और डबलेट पी 3/2। अब ये पहले आप यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आएगा 4। इसका मतलब ये जो स्प्लिटिंग होगी ये 4 स्टेट में होगी, ठीक है। तो पहली आएगी आपकी -3/4, एम वैल्यू है ये। फिर उसके बाद आएगी हमारी एक एम इक्वल टू माइनस हाफ, एक आएगी आपकी एम इक्वल टू हाफ, और फोर्थ आएगी एम इक्वल टू +3 हाफ। 3/2 है ये, 3/4 नहीं है, सॉरी, 3/2, ठीक है। ये स्प्लिटिंग आपने देख ली, ये हुई ड्यू टू जेमन इफेक्ट, ठीक है। जेमन इफेक्ट के प्रेजेंस में ये चीज शिफ्टिंग हो गई। अच्छा, अब कंसीडर करिएगा कि ये n इक्वल टू 2 के लिए, ये n इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि मैंने बताया तो जो भी ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं वो हमेशा इंटरशेल होते हैं ना, इंटर लेवल होते हैं। सो ये एक ही लेवल नहीं है, ये 2 लेवल है। अब इसके भी इसका हम ले रहे हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है, वो रूल होता है जिसको फॉलो करके कोई भी ट्रांजिशन हम चेक करते हैं आइदर इट इज पॉसिबल और नॉट। तो सिलेक्शन रूल, एक तो सबसे पहले जो डेल्टा एल वैल्यू है वो ±1 होना चाहिए। डेल्टा जे वैल्यू के लिए हमने देखा था 0 ±1 होना चाहिए। और यहाँ पर आ गया डेल्टा एम जो होगी वो 0 और ±1 से चेंज होगा, ठीक। ये 3 सिलेक्शन रूल है। डेल्टा एल वैल्यू जो है वो +-1 से चेंज होना चाहिए, डेल्टा जे वैल्यू जो है वो 0 और +-1 से चेंज होना चाहिए, डेल्टा एम वैल्यू 0 और +-1 से चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहां से देखते हैं कितने पॉसिबल ट्रांजिशन है। डबलेट पी हाफ से एस हाफ में हम आए, सबसे पहले ये एक ट्रांजिशन देखते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए आपका एल इज इक्वल टू 1 से एल इज इक्वल टू 0 में आए, डेल्टा एल वैल्यू -1 से चेंज हुई। जे हाफ में जे वैल्यू 0 से चेंज हुई, जो कि पॉसिबल है। और एम इज इक्वल टू माइनस हाफ से माइनस हाफ में आए, जो कि 0 से चेंज है तो पॉसिबल है, ठीक। एक ट्रांजिशन हुआ, दूसरा एक ये ट्रांजिशन हुआ। हमने क्या किया, पी से एस में आए, एल वैल्यू -1 से चेंज हुई, हाफ से हाफ, जे वैल्यू हाफ से हाफ में आए, 0 से चेंज हुई, पॉसिबल है। -1 से माइनस हाफ से प्लस हाफ में आए, जो कि 1 का चेंज है ना। अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखेंगे तो ये कितने का चेंज आएगा, यहाँ ये 0 है, यहाँ माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ है, 1 का चेंज हुआ ये इसके बीच में। सो ये ट्रांजिशन हमारी हो गई माइनस हाफ से प्लस हाफ में, एक ये पॉसिबल है। देन हम आते हैं प्लस हाफ से, एक ये हमारा आया एम इज इक्वल टू, अच्छा इसमें भी देखिए एल वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं, एल वैल्यू 1 से 0 में आए, -1 से, जे वैल्यू हाफ से हाफ में आए, ये भी पॉसिबल है, 0 से चेंज हुई। और प्लस हाफ से प्लस हाफ में आए, जे वैल्यू हमारी 0 से चेंज हुई, सॉरी एम वैल्यू 0 से चेंज हुई, एम इज इक्वल टू प्लस हाफ से एम प्लस हाफ में आए, एक ट्रांजिशन ये हुआ। और फिर एम इज इक्वल टू, अच्छा ये तो ऑलरेडी हो गया है ना, सॉरी, बस इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात करना है, कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है यही आपको देखना है, ठीक। अब ये एक पॉसिबल ट्रांजिशन ये है हमारा, ठीक। पी से एस में आए, एल वैल्यू हमारी -1 से हाफ में आए, जे वैल्यू 0 से, और प्लस हाफ से माइनस हाफ में आए, तो एल वैल्यू हमारी ये, सॉरी एम वैल्यू चेंज हुई हमारी 1 से। सो ये बेसिकली हमें 4 लाइन की स्पेक्ट्रम, अब इसमें से 4 रेडिएशन निकलेंगे, तो ये होगी हमारी D1 लाइन, जो कि हमारी कंसीडर होती है, मतलब कैरी करती है। जो ये लाइन होती है D1 हो गई, ये D2 लाइन हो गई। ये इस फर्दर हमें मतलब कितनी स्पेक्ट्रल लाइन इसमें से देखी, 4 स्पेक्ट्रल लाइन देखी ना। सो D1 लाइन कितने में स्प्लिट हो गई। अब जब ये रेडिएशन हमें जो मिलेगी, इसका अगर हम ये देखेंगे, मैं इसका स्पेक्ट्रम बना दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम के फॉर्म में।
लेट्स से ये आपकी D1 लाइन थी, ये आपकी D2 लाइन थी। सो D1 लाइन हमें कितने फर्दर, इसका जब हम हाई रिजोल्यूशन में देखेंगे तो ये D1 लाइन हमें कितने में स्प्लिट होते दिखेगी, 4 में स्प्लिट होते दिखेगी, 4 सब लाइन में। इसके बाद हमारा आता है जब हम डबलेट पी हाफ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक तो डबलेट पी हाफ से आ गया हमारा डबलेट एस हाफ में, पी से एस में आए, एल वैल्यू -1 से चेंज हुई, 3/2 से हाफ में आए, जे वैल्यू हमारी 1 से चेंज हुई, और -3/2 से ओके प्लस हाफ में आए ना, नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं होगा। -3/2 से हम आएंगे माइनस हाफ में, बल्कि मुझे ये करना चाहिए था, खैर चलिए तो मैंने कर दिया है, इसको हम लाएंगे इसमें, ठीक है। -3/2 से माइनस हाफ में आए, चेंज कितने का हुआ, 1 का हुआ। और उसके बाद हम आते हैं ये देखिए j इक्वल टू माइनस हाफ से हम आए प्लस हाफ में, ठीक है। p से आए हम s में, हमारी l वैल्यू 1 से चेंज हुई, 3/2 से आए हाफ में, j वैल्यू 1 से चेंज हुई, और माइनस हाफ से हम आए प्लस हाफ में, j वैल्यू हमारी कितने, m वैल्यू कितने से चेंज हुई, 1 से चेंज हुई। फिर अब हम आते हैं और माइनस हाफ से माइनस हाफ, एक और ये ट्रांजिशन होगा हमारा j इक्वल टू माइनस हाफ से m माइनस हाफ में, ठीक है। देखिए p से s में आए, l वैल्यू 1 से चेंज हुई, 3/2 से हाफ में आए, j वैल्यू 1 से चेंज हुई, m इक्वल टू माइनस हाफ से m इक्वल टू माइनस हाफ में आए, m वैल्यू 0 से चेंज हुई, पॉसिबल है। उसके बाद देखिए एक आया हमारा हाफ से प्लस हाफ में, ठीक। p से s में आए, l वैल्यू 1 से चेंज हुई, 3/2 से हाफ में आए, j वैल्यू 1 से चेंज हुई, प्लस हाफ से प्लस हाफ में आए, m वैल्यू 0 से चेंज हुई, पॉसिबल है। एक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, p से s में आए, l वैल्यू 1 से चेंज हो गई, 3/2 से हाफ में आए, j वैल्यू 1 से चेंज हो गई, प्लस हाफ से माइनस हाफ में आए, l वैल्यू कितने, m वैल्यू कितने से चेंज हुई, 1 से चेंज हुई। सो बेसिकली एक ट्रांजिशन ये हो गया पॉसिबल, और तो इससे कोई नहीं है, आपसे हाफ हो गया, ओके। अभी एक हम आते हैं 3/2 से प्लस हाफ में, ठीक। अब ये देखिए p से s में आए, 1 से चेंज हुई, 3/2 से हाफ में आए, 1 से चेंज हुई, m इक्वल टू 3/2 से m प्लस हाफ में आए, l वैल्यू कितने से चेंज हुई, -1 से हो गई, तो वो हमारा पॉसिबल है। अभी हमारे कितने ट्रांजिशन दिखे पूरे, ये चीज देखिए कितने ट्रांजिशन हुए, D2 6 ट्रांजिशन हो गए ना, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, हेंस जो ये D1 लाइन थी जो हमारे 5890 की थी, इसको D1 नाम दे दिया जाए, इसको D2 दे दिया जाए, इसको D1 दे दिया जाए। सो D2 में हमारी जो कि P से डबलेट P 3/2 से हाफ में आ रही थी, जो कि पहले हमें एक ट्रांजिशन दिखता था, उसमें हमें दिखा है कितना टोटल ट्रांजिशन है, 6 ट्रांजिशन है। और जो डबलेट P हाफ से S में आ रही थी, जो एक ट्रांजिशन दिख रहा था, उसमें हमें 4 ट्रांजिशन दिखा। अब ये इसका मतलब है कि ये जो लाइन होगी हमारी, ये फर्दर स्प्लिट होके 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन में स्प्लिट हो गई। जो D2 लाइन थी 5890 एंगस्ट्रॉम की, यही स्प्लिटिंग आपको मुझे दिखानी थी। ये होगी हमारी सोडियम D1 एंड D2 लाइन की। ये जो सेट ऑफ लाइन है जो कि डबलेट P 3/2 से होती है, ये सेट ऑफ लाइन जो डबलेट P हाफ से होती है, इसको D1 कहते हैं, इसको D2 कहते हैं। सो दीस आर दी D1 एंड D2 ट्रांजिशन ऑफ सोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। एक तो इसको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था हमारे टाइम पे कि D1 D2 ट्रांजिशन दिखाना सोडियम का, या फिर कभी भी आप वाइवा में बैठोगे, कभी इंटरव्यू में पूछोगे तो आपको ये चीज पूछेगा कि मैंने टॉपिक लिखा ही नहीं। माशाल्लाह पूरा हमारा चलो हो गया, हमने यहाँ पर देखा ही नहीं। सोडियम D1 एंड D2 ट्रांजिशन, ठीक है, यही हमारा सोडियम D1 एंड D2 ट्रांजिशन कहलाता है। इसमें हमने देख लिया कि जो ये लाइन थी आइडियल, मतलब जो पहले हमें मिलता था वो एक लाइन दिखती थी स्पेक्ट्रम में, लेकिन ये हमें फर्दर स्प्लिट हो गए, 6 रेडिएशन निकलते देखे, हेंस 6 वहां पर स्पेक्ट्रल लाइन होगी। इसका मतलब कि जो D2 लाइन है वो स्प्लिट हो गई 6 फर्दर लाइन में, और D1 लाइन हमारी 4 लाइन में स्प्लिट हो गई। सो दिस इज द
सोडियम D2 एंड D1 एंड D2 ट्रांजिशन, विच इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लास्ट एक है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। मैं मतलब इसको बस डिस्कस कर ले रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फाइन स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया था वहां पर। फाइन स्ट्रक्चर क्या था? फाइन स्ट्रक्चर इज द स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू टू लाइन में नहीं, बस जो स्प्लिटिंग थी ना स्पेक्ट्रल लाइन की अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और अंडर द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज नोन एज फाइन स्ट्रक्चर। तो अब आप मुझे ये बताइए कि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, हमने तो कहीं न्यूक्लियस को कंसीडर ही नहीं किया। एटम में तो न्यूक्लियस भी होता है ना, हमने तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस तो हमने कंसीडर ही नहीं किया। क्या न्यूक्लियस के कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता? न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या उसका कोई इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रॉन पे नहीं पड़ेगा? जाहिर सी बात पड़ेगा। लेकिन अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने उसे निगलेक्ट करके रखा हुआ था, अभी तक हमने न्यूक्लियस का कोई डिस्कशन ही नहीं किया था। लेकिन जब हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन हो सकता है, उसके इफेक्ट हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस का भी तो कोई इफेक्ट होगा। सो न्यूक्लियस के ही इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। सो देखिए हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या है? हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कब बनता है? फाइन स्ट्रक्चर होता है जब स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होता था तो स्प्लिटिंग दिखती थी हमें लाइन में। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर जो भी न्यूक्लियस होगा उसकी कुछ न्यूक्लियर स्पिन होती है। यस, न्यूक्लियस भी रिवॉल्व करता है, रोटेट का, सॉरी रिवॉल्व, माय बैड, न्यूक्लियस भी रोटेट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जब रोटेट करेगा तो उसकी भी कुछ स्पिन होगा, लाइक द न्यूक्लियर स्पिन। तो जो न्यूक्लियर स्पिन होगी उसके भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा ना। जब न्यूक्लियर जैसे स्पिन इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट करता है तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बनता है, तो न्यूक्लियस के पास भी अपना एक न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जो द इंटरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक मूवमेंट विद द मैग्नेटिक मूवमेंट या the interaction of the magnetic moment of nuclear, that is nuclear magnetic moment, with the magnetic moment of the electron, which is nothing but the spin magnetic moment और orbital magnetic moment होता है हमारा इस ऑर्बिट। तो इनके इंटरेक्शन से जो स्प्लिटिंग होती है उसे कहते हैं हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से स्प्लिटिंग होती है तो उसको कहते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। द स्प्लिटिंग विच इज अकर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, जो कि न्यूक्लियर स्पिन से जनरेट होता है, एंड with the magnetic moment which is generated by the motion of electron। एक तो रोटेट करता है, एक रिवॉल्व करता है, तो इनके इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसे ही हम कहते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। इस तरह की जो स्प्लिटिंग के बाद स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। सो मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूँ, देखिए कंसीडर करिए ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। एक तो एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर की भी एक स्पिन होगी जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन, ठीक है। सो इनके इंटरेक्शन की वजह से जो न्यूक्लियर स्पिन होगी उसके इंटरेक्शन से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इनके नेट इंटरेक्शन से जो स्प्लिटिंग होगी या जो मॉडिफिकेशन होगी शेल स्पेक्ट्रल लाइन में या एनर्जी लेवल में, उसे हम बेसिकली कहेंगे हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। सो आप जानते हैं कि जो हमने पढ़ा था वहां पर जे वैल्यू, जे क्या था हमारा सॉरी जो इसकी मैं जो हम आई वैल्यू पढ़े थे, आई क्या था हमारी, माय बैड यार, जैसा कि हमने इससे पहले एस पढ़ा था, एल पढ़ा था, तो वहां पर एस क्या था, एस स्टार क्या था हमारा, विच इज एस लाइक अंडर रूट करके मैंने बताया था आपको, एस एस प्लस हाफ, सॉरी हाफ नहीं, वन था ना, नहीं हाफ था, जब हमने एस स्क्वायर यहाँ पर ले लिया था और यहाँ पर एच क्रॉस स्क्वायर आया था। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, एक फॉर्मूला ऐसा जो जहां हमने एंगुलर मोमेंटम की डिस्कशन किया था, जे क्या था हमारा, एच क्रॉस जे, जे प्लस वन, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूला वहां पर पढ़ा था जहां पर हमने एंगुलर मोमेंटम का डिस्कशन किया था। सो इसी तरीके से जो स्पिन आएगी, स्पिन ऑफ न्यूक्लियर, दैट इज न्यूक्लियर स्पिन आई, आई इज द न्यूक्लियर स्पिन, इसको हम दिखाते हैं आई से, न्यूक्लियर स्पिन, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्पिन इज आई स्टार कह सकते हैं, विच इज नथिंग बट या आई प्लस वन अंडर ब्रैकेट एच स्क्वायर, एच कट स्क्वायर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आई। तो इसका कोई काम नहीं है आपको, बट मैं बस बता दे रहा हूँ कि आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है। जो नेट इंटरेक्शन होता है, जो अच्छा जो हमारी जे फॉर्म होती थी, जे वैल्यू फॉर्म होती थी, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम, ये होगा आपका ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी हम बस ये कर ले रहे हैं टोटल, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको हम किसी और वेरिएबल से डिक्लेयर कर देंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ
एटम। चूंकि अभी तक हमने न्यूक्लियस को कंसीडर नहीं किया था, तो हम जे जो वैल्यू ले रहे थे वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ले रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन का था ना, एल और एस। तो अब हम जब न्यूक्लियस का ले रहे हैं, तो ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, दैट इज जे, उसका इंटरेक्शन किससे होगा, आई से होगा ना। तो ये बेसिकली फॉर्म करेगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो आई का इंटरेक्शन जे से होगा। क्योंकि अभी तक हम न्यूक्लियस को ये नहीं कर रहे थे, इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे, तो जो जे आ रहा था वो टोटल आ रहा था एल और एस से। लेकिन जब हम जे को न्यूक्लियस को कर रहे हैं, तो जो जे टोटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, उसमें तो कुछ इफेक्ट इसका भी होगा ना, न्यूक्लियर स्पिन का भी। तो इसके वजह से जो फॉर्मेशन होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, उसमें हम इसका जो जे वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की, और जो न्यूक्लियस की आई होगी, स्पिन होगी, इन दोनों के इंटरेक्शन से जो हमारा मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्म करेगा, वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा। सो इसको हम कह सकते हैं कोई भी वेरिएबल f, ठीक है। ये इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द, जैसे हमने j को तो टोटल एंगुलर मोमेंटम पहले ही कंसीडर कर लिया था, तो इसको हम f से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बस बता दे रहा हूँ कि कैसे स्प्लिटिंग होती है जब हम न्यूक्लियस की स्पिन को और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं। आपके पास मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, लेट से डबलेट डी का ले रहे हैं, डबलेट डी 5/2 आपके पास है, और इसकी ठीक है, ये मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, बिल्कुल रैंडम एग्जांपल दिया है, मेरे माइंड में आए, ये एग्जांपल हमारा बुक में दिया हुआ है। सो अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि एक स्टेट है डबलेट डी 5/2, और उसकी आई वैल्यू दैट इज न्यूक्लियर स्पिन दी है 9/2, ठीक है। ये रैंडम है, बिल्कुल आप ऐसा नहीं करेंगे कि एग्जैक्ट यही होगी, ये रैंडम वैल्यू है। तो इसकी आपको स्प्लिटिंग दिखानी थी इन हाइपर, इसका हाइपर फाइन स्ट्रक्चर दिखाना है। चूंकि ये डबलेट स्ट्रक्चर में तो ये एक ही लेवल होगा, डबलेट 5/2 तो एक ही लेवल होगा ना। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हमारी इसमें जे वैल्यू क्या होगी, जे वैल्यू होगी हमारी 5/2। सो यहां होगा क्या, जो एफ वैल्यू होगी, एफ क्या होगी, एफ विल इक्वल टू आई प्लस जे से आई माइनस जे, है ना। सो आई प्लस जे से आई माइनस जे की इसकी वैल्यू वेरी करेगी। सो अब जो स्प्लिटिंग इसमें देखेगी, वो आई प्लस जब जे करेंगे हम तो कितना होगा, आई प्लस जे किया हमने तो 9/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7, ठीक है। और ये और आई माइनस जे क्या होगा हमारा, आई माइनस जे 9/2 माइनस 5/2 इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। सो अब हमें ये चीज देखा, और जो इसकी वैल्यू है ये रेंज करेगी इन दोनों में। सो ये स्प्लिटिंग कैसे दिखी हमें, एक तो होगी ये 7, ये हो गई 6, ये हो गई 5, ये हो गई 4, 3 एंड 2। ये क्या है, ये एफ वैल्यू है। एफ क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटम इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर स्पिन एंड द एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये एफ जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा एटम का, जिसमें हम न्यूक्लियर स्पिन को भी कंसीडर कर रहे हैं और जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो डबलेट डी 5/2 थी, जो कि फाइन स्ट्रक्चर में हमारी आ रही थी, वो तो सिंगल लाइन थी, लेकिन जब हमने न्यूक्लियस को भी मतलब न्यूक्लियस को इन्वॉल्व किया हमने स्ट्रक्चर में, तो हमने क्या देखा कि ये लाइन भी फर्दर स्प्लिट होकर के हमें 6 लाइन में हो रही है ना। सो दिस स्ट्रक्चर इज द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, और ज्यादा इनहेंस हो गया है ना। पहले तो फाइन स्ट्रक्चर ही इतना मतलब डीप हो गया था, जो कि एक लेवल टूट रही थी, कहीं 4 में कहीं 6 में, अब उसमें भी फर्दर एक स्टेट हमारी टूट रही है 6 में। ये चीज हमने एक रैंडम एग्जांपल ले लिया था, जिसमें डबलेट डी 5/2 का हमने डिस्कस किया था, उसकी न्यूक्लियर स्पिन अगर हमने कंसीडर करी 9/2, जे वैल्यू 5/2 आ गई, तो इसके बेस पे हमारा ये स्प्लिटिंग हमें देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। और हाइपर फाइन स्ट्रक्चर मैंने बताया, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, सॉरी, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर कब बनता है, हाइपर फाइन स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियस के पास अपनी स्पिन होती है विद द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और टोटल एंगुलर मोमेंटम कह सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द
इलेक्ट्रॉन, इनके इंटरेक्शन की वजह से देयर इज अ मॉडिफिकेशन और स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, और जो एनर्जी लेवल जो होती है उनकी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है इनके इंटरेक्शन की वजह से। सो इट इज ऑल अबाउट द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। सो हाइपर, मैं बहुत डीप में नहीं गया क्योंकि इसके बाद भी हम बहुत डिफरेंट एग्जांपल लेकर हमारे टाइम पे देखा गया था, बट क्योंकि ये चीज आपके सिलेबस में नहीं थी तो मेरा मोटो था कि एक बार आपको डिस्कस कर दूं। अब आपको एक तो बेसिक नॉलेज हो गई हाइपरफाइन स्ट्रक्चर के बारे में, जेमन इफेक्ट के बारे में, और हमारी D1 D2 सोडियम की ट्रांजिशन के बारे में, और एलएस और जेजे कपलिंग के। सो दिस इज द बोनस लेक्चर जिसमें आपको ये सारी चीजें मैंने बता दी जो कि आपके सिलेबस के बियॉन्ड थी, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी एटॉमिक फिजिक्स की। और अब ये चीज मैं इसलिए बताया क्योंकि ये चीज डायरेक्ट पूछ, अब आपसे अगर कोई पूछ देता है हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, तो आप क्या बताते? अब आपको पता है कि हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस को हम इन्वॉल्व करें, न्यूक्लियर की स्पिन की वजह से और जो इंटरेक्शन होते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम से, जो कि इलेक्ट्रॉन के इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से देयर इज अ स्प्लिटिंग और देयर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन और एनर्जी लेवल कह सकते हैं, सॉरी। सो उसी इंटरेक्शन को, उसी मॉडिफिकेशन को हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो या ये हो गया आपका सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे लेजर फिजिक्स। सो होप सो कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम शुरू करेंगे लेजर फिजिक्स। लेजर फिजिक्स के लास्ट में हम एक फिनोमेना देखेंगे, लाइट ब्रॉडनिंग फिनोमेना, जो कि मैंने अभी होल्ड किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।